जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका से मिला धोखा तो तुर्की ने उठाया बड़ा कदम। इस मुस्लिम देश से खरीदेंगे पुराने यूरोफाइटर लड़ाकू विमान। जानेंगे आखिर क्या है प्लान। अगली खबर में आपको बताएंगे। गाजा में युद्ध बंद होने के बाद वहां के लोगों का रिएक्शन जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर लोगों ने क्यों कहा हम जीना मरना यही चाहते हैं। उन्होंने जो बातें कही हम सब कुछ आपको बताएंगे। इनके अलावा आपको बताएंगे रूस ने अमेरिका को सीधा परमाणु परीक्षण की धमकी देकर हड़कंप मचा दिया है। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुर्की इन दिनों अपने लड़ाकू विमानों की ताकत बढ़ाने में जुटा है। अमेरिका से झटका मिलने के बाद तुर्की ने एक और एडवांस फाइटर जेट खरीदने की कोशिश में है। खबर है कि उसने कतर से सेकंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून जेट से खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ये जानकारी ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने दी है। हालांकि तुर्की सरकार ने अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। असल में तुर्की का यह कदम इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी F-16 ब्लॉक 70 जेट्स और F-110 इंजन की डील अभी तक फंसी हुई है। ये इंजन तुर्की के अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट कान के लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पिछले महीने अमेरिका यात्रा के दौरान भी इस मसले पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत बहुत ऊंचे स्तर पर चल रही है। तुर्की के रक्षा मंत्री यासिर गुलेर और एयरफोर्स कमांडर जनरल जिया जमाल कादी ओगलू मंगलवार को दोहा पहुंचे। वहां उन्होंने संभावित सौदे पर चर्चा की। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि गुलेर ने अपने कतरी समकक्ष शेख सऊद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से आधिकारिक और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठकें की। दरअसल तुर्की की कोशिश है कि जब तक उसका घरेलू कान फाइटर जेट 2030 के शुरुआती सालों में तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके पास आधुनिक विमान रहे, क्योंकि उसका पुराना F-16 बेड़ा अब तेजी से पुराना हो रहा है और उसे तुरंत आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। कतर के पास फिलहाल 24 यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 3A विमान है और उसने 12 नए ट्रेंच 4 जेट्स का ऑर्डर भी दिया हुआ है। यही वजह है कि अगर तुर्की ये डील कतर से करता है तो उसे नए जेट्स की तुलना में जल्दी डिलीवरी मिल सकती है। हालांकि अभी तक किसी तरह का आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय मीडिया का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। ये बातचीत तुर्की और ब्रिटेन के बीच चल रही एक और डील के समांतर है। दरअसल 23 जुलाई 2025 को तुर्की ने ब्रिटेन से 40 यूरोफाइटर जेट्स खरीदने के लिए शुरुआती समझौता किया था, लेकिन ये डील अटक गई क्योंकि तुर्की को ब्रिटेन का ऑफर बहुत महंगा लगा। अब दोनों देशों के बीच कीमत और शर्तों को लेकर बातचीत जारी है। वैसे दोस्तों, किसी भी जेट ट्रांसफर के लिए यूरोफाइटर कंसोर्टियम की मंजूरी जरूरी होगी, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और स्पेन शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देश तुर्की को एक संभावित ग्राहक के रूप में देख रहे हैं और सौदे के लिए ज्यादातर सकारात्मक है। बता दें, तुर्की को 2019 में अमेरिकी F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था। इसके बाद से तुर्की की वायुसेना को आधुनिक लड़ाकू विमानों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की फिलहाल नई डील को लेकर काफी गंभीर है, लेकिन कुछ जानकार चेतावनी भी दे रहे हैं कि इतने महंगे अस्थायी सौदे से बेहतर होगा कि तुर्की अपने मौजूदा F-16 बेड़े को घरेलू तकनीक से अपग्रेड करे। इससे तुर्की को लंबी अवधि में ज्यादा फायदा होगा और उसका अपना फाइटर जेट प्रोग्राम भी मजबूत होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा पट्टी में इस बार ड्रोन की गूंज के साथ साथ खुशियों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। वजह है 2 साल से चल रहे इजरायली युद्ध के बाद आखिरकार एक सीज फायर समझौता हो गया है। ये खबर सुनकर गाजा के लोग लंबे अरसे के बाद राहत की सांस ले रहे हैं। इस पर गाजा के लोगों का क्या रिएक्शन है, इस पर नजर डालते हैं। दरअसल उत्तरी गाजा के बेत हनून से विस्थापित 24 वर्षीय बशार हमीद ने मिडिल ईस्ट आई से बात करते हुए कहा, खुदा की कसम आज सुबह से ही हम खुश हैं। हम बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब ये समझौता लागू हो जाए। वैसे आपको बता दें कि ये समझौता अब पूरी तरह से लागू हो चुका है क्योंकि इजरायली कैबिनेट भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, खुदा ने चाहा तो हम अपने घर वापस जाएंगे। हालांकि बशार को अब भी डर है कि ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी
क्योंकि पिछली बार जनवरी में जब सीज फायर हुआ था तो मार्च में इजराइल ने एक तरफा तौर पर उसे तोड़ दिया था। इसी तरह उत्तरी गाजा से विस्थापित एक और फिलिस्तीनी इयाद अल जैश ने कहा, मैं खुश हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन दिल में डर भी है कि कहीं ये युद्ध फिर से शुरू ना हो जाए। इजराइल खासकर नेतन्याहू के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, उनके लिए ये सिर्फ बदला है, कुछ और नहीं। फिर भी इयाद का हौसला नहीं टूटा है। उन्होंने कहा, हम कभी गाजा नहीं छोड़ेंगे, हम फिर लौटेंगे, अपने घरों को दोबारा बनाएंगे। हमारा यहाँ रहना ही इस जमीन को जिंदा रखता है, चाहे इमारतें खंडहर में क्यों ना बदल गई हो। उन्होंने आगे कहा, मेरी जिंदगी गाजा ही है, यहाँ जीना भी और मरना भी। हम और ये जमीन जैसे जैतून और जातार एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब इनका साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम गाजा छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर बशार अहमद अपने सपनों को भी जिंदा रखे हुए हैं। वो पहले एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन युद्ध के कारण उन्हें रोजमर्रा के छोटे मोटे काम करने पड़े। अब फुटबॉल नहीं है, लेकिन मैंने अपने सपने छोड़े नहीं है। मैं सिर्फ 24 साल का हूँ, मेरा शरीर और मेरा जज्बा अब भी वही है। खुदा ने चाहा तो ये युद्ध खत्म होगा और मैं फिर मैदान में लौटूंगा। गाजा की 13 वर्षीय इथिदाल अबू हलीमा भी इजरायली हमलों में जैतून इलाके से विस्थापित हुई थी। उसने कहा, जब मिसाइलें बरसने लगी तो हम घर छोड़कर भागे, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं अपने दोस्तों और पड़ोसियों से मिलने के लिए बेचैन हूँ, पर मुझे नहीं पता अपने इलाके में क्या बचा होगा। इथिदाल को कई बार अपने घर से भागना पड़ा और उसकी पढ़ाई पूरी तरह रुक गई। उसने कहा, हमें स्कूल से प्यार है, हमें पढ़ना अच्छा लगता है, वो दिन फिर से लौट आए, यही हमारी ख्वाहिश है। गाजा के लगभग 22 लाख लोगों में से लगभग हर कोई कम से कम एक बार विस्थापित हो चुका है। वहीं उत्तरी गाजा की सामिर अल नजी को पिछले 2 सालों में 7 बार अपना घर छोड़ना पड़ा। वो बताती है, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये विस्थापन इतना लंबा चलेगा। मेरी पूरी गली शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह मिटा दी गई है, लेकिन बार बार की तबाही और इजराइल के दबाव के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने कहा, मैं अपनी जमीन पर मरना पसंद करूंगी, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगी, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। दोस्तों, गाजा के लोगों का यही जज्बा और यही जड़ था, उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। चाहे इमारतें ढह गई हो, पर उम्मीदें अब भी खड़ी है। खैर, फिलिस्तीनियों के जज्बा को देखकर एक शायरी तो बनता है, खाक में भी वफा है, पत्थरों में भी जज्बा है, हम वही फिलिस्तीनी हैं जिनमें अब भी इरादा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है तो वो भी वैसा ही जवाब देगा। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबको ने 8 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका लंबे समय से ऐसे परीक्षणों के लिए अपनी सुविधाओं को तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो हम भी वैसा ही जवाब देंगे और बहुत जल्दी देंगे। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया कि अमेरिका ऐसे परीक्षणों की तैयारी कर रहा है। रियाबको का यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 अक्टूबर को दिए गए बयान के बाद आया है। तब पुतिन ने कहा था, हम देख रहे हैं कि दूसरे देश तैयारियां कर रहे हैं, अगर वे परीक्षण करेंगे तो हम भी वैसा ही करेंगे। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रियाबको ने यह भी कहा कि रूस को अभी तक अमेरिका से न्यू स्टार्ट परमाणु संधि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है। 22 सितंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस इस संधि की शर्तों का पालन इसकी टाइमलाइन यानी फरवरी 2026 खत्म होने के बाद भी कम से कम 1 साल तक करने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अक्टूबर को पुतिन के इस प्रस्ताव को अच्छा विचार बताया था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।